अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ये डिटेल नोट्स देखेंगे कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन एम्फीबियंस में किस तरह होती है, और उसके बाद हम वन बाय वन इनकी डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, रीजंस देखेंगे। ठीक है ना। तो वन बाय वन हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करवाने के अमल को, और वाटर और साल्ट बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करवाने के अमल को क्या? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है ना। हम बॉडी में से अमोनिया, यूरिया जो कि बेसिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है बॉडी के, ठीक है ना, उनको बाहर निकालना बॉडी से। और उसके बाद क्या है कि बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट बैलेंस को क्या करवाना? मेंटेन करवा देना। उस रिमूवल के बाद जो साल्ट और वाटर बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन करवाने के अमल को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली है क्या, अब हम बात करते हैं वो स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होती हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एम्फीबियंस में, फ्रॉग में, सैलामेंडर्स में, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं किडनी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिटर, ठीक है, फिर है क्लोका। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर वो स्ट्रक्चर होता है जिन्होंने स्टोरेज करवानी होती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की। तो जो मेन स्ट्रक्चर जिनके ज़रिए हो रहा है ये प्रोसेस वो ये तीनों हैं। और यूरिनरी ब्लैडर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिन्होंने यूरिन को स्टोर करवाना होता है। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज किडनी। ठीक है, किडनी क्या है? किडनी पेयर्ड सैंपल है, मतलब कि एट ए टाइम दो किडनीज पाई जाती हैं एम्फीबियंस में। एक किडनी जो बॉडी की लेफ्ट साइड पे होगी और दूसरी किडनी बॉडी की राइट साइड पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये किडनी प्रेजेंट कहाँ पे होती है? डोर्सल साइड पे। देखो, बॉडी की एक साइड होती है वेंट्रल और दूसरी होती है डोर्सल साइड। ये एक बॉडी है ना, जो ये ऊपर वाली साइड है ये इसकी डोर्सल साइड है, नीचे वाली क्या है? इसकी वेंट्रल साइड, जो ज़मीन की तरफ है ना। या हम जो है हमारे जो बैक साइड है वो डोर्सल साइड है। जब हम लेटते हैं तो वो तो हो रहती है ना ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, हमारी बैक साइड। और क्या होते हैं जो पेट वाली साइड है वो होती है हमारी वेंट्रल साइड। ठीक है, तो डोर्सल साइड पे पाई जाती है किडनी। और बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में, बॉडी कैविटी के पोस्टीरियर कहते हैं। देखो, ये एक बॉडी है, जो आगे आंखों वाला हिस्सा है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एंटीरियर हिस्सा। और जो पीछे जो दुम वाला हिस्सा है वो क्या है? वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर। तो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट की तरफ डोर्सल साइड पे ये दो किडनीज एट ए टाइम होंगी जो पेयर्ड में होंगी। ठीक है, क्लियर। और अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें ना एम्फीबियंस के केस में, तो किडनी क्या होती है? एक लॉन्ग होती है और नैरो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, क्लियर। तो जो किडनी होती है ना, किडनी बेसिकली अटैच होती है किसके साथ? यूरिटर, एक नैरो ट्यूब। ठीक है, एक नैरो ट्यूब, यानी कि यूरिटर के साथ किडनी एट ए टाइम अटैच होती है। कि देखो, ये किडनी है ना, तो ये किसके साथ अटैच होगी? इनकी नैरो ट्यूब के साथ। जिन्होंने क्या करना है? जिन्होंने इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो किडनी के अंदर फिल्टर किया जाता है उसको इस नैरो ट्यूब ने क्लोका तक लेकर जाना है, जाकर ताकि क्लोका से बाहर इसको जो है वो इसकी डेफिकेशन करवाई जा सके। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, बेसिकली किडनी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं उस ट्यूब की जिसने किडनी से यूरिन को क्लोका के अंदर लेके जाना है ताकि इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाया जा सके। ठीक है, तो अब यूरिटर क्या है? यूरिटर एक नैरो ट्यूब है, ठीक है, जो हर किडनी के साथ अटैच है। मतलब कि दो किडनी एट अ टाइम प्रेजेंट है ना एम्फीबियंस के अंदर, तो दो ही यूरिटर होंगे, एक किडनी के साथ एक यूरिटर अटैच होता है। ये एक थिन सी मस्कुलर ट्यूब होती है, काफ़ी थिन, काफ़ी पतली सी मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है ना। अच्छा, जो मेल होते हैं ना, मेल के अंदर इनका एक डुअल फंक्शन होता है। ठीक है, दे परफॉर्म डुअल फंक्शन इन मेल्स। जैसे कि यूरिनोजेनिटल लोग कह रहे हैं, मेल के अंदर होता है, डक्ट के तौर पर काम करता है। यूरिनोजेनिटल, जेनिटल यहाँ पे वर्ड आ रहा है, मतलब कि इसमें जो है वो कुछ गुनेट्स वगैरह जो है वो जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, गुनेट्स वगैरह का कुछ एक्शन है इसमें। तो बेसिकली होता क्या है कि यूरिटर मेल्स के अंदर
अंदर ना ये यूरिन तो जो है वो करता ही, ये कैरी, ये क्या करता है, ये स्पर्म भी कैरी करता है टेस्टिस से, ठीक है ना। ये यूरिटर ओपनिंग मेल्स के अंदर स्पर्म भी कैरी करती है, दे आल्सो कैरी स्पर्म, स्पर्म कैरी भी करती है। अब स्पर्म भी होगा और यूरिन भी ये कैरी करती है, ठीक है। मेल्स के केस में, फीमेल के केस के अंदर ये ओनली यूरिन कैरी करेगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक वाल्व प्रेजेंट होता है इस यूरिटर के पास, ठीक है ना, ताकि जो यूरिन और स्पर्म को का बैकवर्ड जो फ्लो है उसको रोका जा सके, ठीक है ना। कि कहीं वाल्व मतलब कि देखो ये ट्यूब है ना, तो इसके पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होगा, एक वाल्व होगा, जब इसमें से यूरिन गुजरना होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा, यूरिन आसानी से गुजर जाएगा, और जब यूरिन नहीं गुजरना है तो वाल्व को क्लोज कर दिया जाता है। ये क्लोज इसलिए किया जाता है ताकि जो यूरिन इसमें से गुजर रहा है वो कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए इसको क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। यूरिटर की भी हमने बात कर ली है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है ना, और उसके बाद बात करेंगे क्लोका की। ये दोनों मैं इकट्ठे ही बता देती हूँ आपको। अच्छा ना, जो यूरिटर होता है ना, यूरिटर नेक्स्ट कनेक्ट होता है, देखो यूरिटर है, ये कनेक्ट होता है किसके साथ, क्लोका के साथ, ठीक है। क्लोका के साथ इस यूरिटर ने कनेक्टेड होना है। तो क्लोका एक कॉमन चैम्बर है जिसके ज़रिए डाइजेस्टिव वेस्ट को बॉडी के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकाला जाता है, और रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ज़रिए उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो कॉमन ये एक चैम्बर होता है, ठीक है ना, और ये बॉडी से बाहर जो ओपन होगा ये अपर्चर के ज़रिए होगा, ठीक है, जिसको कहा जाता है क्लोकल अपर्चर। बेसिकली इस क्लोका की ना वेंट्रल साइड पे देखो, ये क्लोका है, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे इस तरह ये मार्कर्स लगी हुई हैं, ठीक है। बिल्कुल नीचे वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रली बिल्कुल नीचे वाली साइड पे क्लोका के, ठीक है। तो अब बेसिकली है क्या कि ये एक थिन वॉल्ड मस्कुलर सैक है जिसने टेम्पोरेरीली थोड़ी सी देर के लिए यूरिन स्टोर करना होता है, या फिर थोड़ी सी देर के लिए कुछ अरसे के लिए यूरिन स्टोर करेगा। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है कि इन्होंने डोरमेंसी पीरियड में जाना है तो ये कुछ अरसे के लिए यूरिन को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है ना, और उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली ये इस तरह अटैच होता है क्लोका के साथ। अब क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये यूरिटर के साथ अटैच नहीं है, इसमें यूरिन कहाँ से आया, क्लोका से आया, क्योंकि ये इस तरह अटैच है क्लोका के साथ, ठीक है। इस तरह देखो ये इस तरह अटैच है उसकी नीचे वाली साइड पे, ठीक है। तो होता क्या है कि किडनी जब फिल्टर करती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, यूरिन को या फिर अमोनिया को, तो क्या होता है कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट किडनी से आता है इस यूरिटर ओपनिंग में, इस यूरिटर ओपनिंग से इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को लाया जाता है क्लोका में, क्योंकि यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर आपस में कनेक्टेड नहीं है, इट इज कनेक्टेड टू द क्लोका, ठीक है ना, आपस में ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यूरिन यहाँ से पहले आएगा यूरिटर में, यूरिटर से आएगा क्लोका में, ठीक है, और उसके बाद कुछ यूरिन जो होता है ना वो वेंट्रली फ्लो कर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको भी यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, क्लियर लगी समझ इसकी भी कि किस तरह इनके अंदर से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एम्फीबियंस के अंदर इस तरह प्रोसेस होता है मोस्टली। अगर आप मैमल्स वगैरह में देखें तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होती है, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अब हम बात करते हैं अडाप्टेशंस की, ठीक है। तो इनके अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशन होती हैं फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं इक्वेटिक एम्फीबियन का केस और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का केस। तो अगर हम बात करें इक्वेटिक एम्फीबियन के केस की, तो वो कहता है कि जो इक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं ये कौन से होते हैं, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि अमोनोटैलिक का मतलब क्या है कि ये जो होते हैं ये अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है। इन्होंने अमोनिया को रिलीज करना होता है, ठीक है। इनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है, ठीक है।
तो बेसिकली अमोनिया क्या है? अमोनिया है एंड प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की ब्रेकडाउन, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन को की मेटाबॉलिज्म के बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है उसको एज इट इज़ ही जो है वो बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, क्योंकि अगर जो है इसको नेक्स्ट अमोनिया को ना यूज़ करना हो तो फिर अमोनिया के ऊपर की जाती है मेहनत और इसको लिवर में कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। तो एक्वेटिक एम्फीबियन क्या करते हैं, क्योंकि ये पानी वाली जगह पे रहते होते हैं और अमोनिया जो होता है ये हाईली सल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और जिसकी वजह से जो ये पानी में रहते हैं तो ये इजीली अमोनिया को बॉडी से बाहर जो है अपनी गिल्स और स्किन के ज़रिए डिफ्यूज़ करवा देते हैं वाटर में, ठीक है ना, क्लियर। तो अदरवाइज अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हाईली टॉक्सिक अमोनिया को अपने गिल्स और स्किन के ज़रिए पानी में जो है वो एक्सक्रीट करवा देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जिसकी वजह से क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो है गिल्स और स्किन के ज़रिए पानी में अमोनिया को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी जो होती है ना बॉडी के अंदर वो नहीं आती है, ठीक है ना। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इन दी बॉडी। तो बेसिकली क्या किया जाता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होती है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से, ब्लड से वो लाई जाती है, ये प्रोड्यूस होगी कहाँ पे, ब्लड में, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। इस ब्लड से इसको लाया जाएगा किडनी के पास ताकि इसको ब्लड से फिल्टर किया जा सके इस वेस्ट को। किडनी इस वेस्ट को फिल्टर करेगी, भेज देगी किसको, यूरेटर को, यूरेटर ले आएगा इस वेस्ट को क्लोका के पास, क्लोका ने क्या करना है, इसको नेक्स्ट ट्रांसफ़र करवा देना है, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रोसेस है कि ब्लड से आना है इस वेस्ट ने स्किन और गिल्स के पास और यहाँ से फिर इसको वाटर में डिफ्यूज़ आउट करवा देना है, ठीक है, अमोनिया को। अमोनिया ही वेस्ट है ना यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, जो ये प्रोसेस है ना जो किडनी के ज़रिए करवाया जाता है ये अडल्ट फ्रॉग के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो लेकिन वो फ्रॉग जो रहते हैं जो टैडपोल्स होते हैं उनके अंदर गिल्स और स्किन के ज़रिए ही ये प्रोसेस होगा, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा, ठीक है ना। वेस्ट की बॉडी से बाहर रिमूवल का प्रोसेस स्किन और गिल्स करती हैं इन टैडपोल्स, क्योंकि आपको पता है टैडपोल्स के अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने पानी में हर टाइम रहना होता है। लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग होता है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये क्लोका हाईली डेवलप हो चुका होता है और इस क्लोका के ज़रिए ही वाटर में वेस्ट को रिमूव करवाया जाता है, ठीक है। अब हम बात एक्वेटिक एम्फीबियन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन की। तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन क्या होते हैं, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक का मतलब क्या है कि ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। यूरिया बेसिकली है क्या, यूरिया एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, जिसकी अमोनिया के मुकाबले में बहुत टॉक्सिक, बहुत कम टॉक्सिक है, अमोनिया के मुकाबले में ये बहुत कम टॉक्सिक है, ठीक है ना। और इसीलिए अमोनिया को एक्सक्रीट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो यूरिया इसको एक्सक्रीट करवाने के लिए बहुत थोड़े पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, क्लियर। तो बेसिकली क्या है कि जो ये यूरिया होता है जो हमारे पास ही क्या है ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको एक्सक्रीट करवाने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, दैट्स वाई नॉट अमोनिया, बिकॉज वो तो पहले ही पानी की कमी वाले इलाके में रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल जगह पे रह रहे हैं, ठीक है ना, उनको पानी को बचाव के लिए ये प्रोसेस करना पड़ा है यूरिया की प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो टू कंजर्व वाटर, ठीक है ना, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। उसके अलावा क्या होता है कि ऐसा यूरिन जिसमें यूरिया हो उसको आसानी से स्टोर किया जाता है, किया जा सकता है इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में इसको आसानी से
स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज करवाई जा सकती है यूरिन की। तो ऐसा यूरिन जिसमें यूरिया हो उसको आसानी से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ताकि उसके अंदर पानी भी होगा ना उस यूरिन में, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उस यूरिन में से पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए और डिहाइड्रेशन में इसे बचा जा सके। ऐसी कंडीशन जब पानी नहीं मैसर है लैंड पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, तो उस कंडीशन में इससे यूरिन जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर है इससे पानी को रीअब्जॉर्ब करके डिहाइड्रेशन से बचा जा सके, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर एक अडाप्टेशन है, ठीक है ना, एक बड़ी मेजर अडाप्टेशन है फ्रॉग, टॉड्स, एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। क्लियर। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन की समझ लगी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। तो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन दी बॉडी, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट बैलेंस के प्रोसेस को मेंटेन करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए बॉडी में वाटर और साल्ट बैलेंस को मेंटेन किया जा सके उसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस, ठीक है। क्लियर। तो अच्छा, इसमें भी आ जाता है केस एक्वेटिक एम्फीबियन का और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का। तो वो कहता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये डबल जिंदगी जीते हैं। मतलब ये लैंड पे भी रहते हैं, ये पानी में भी रहते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो स्किन होती है ये भी इस तरह डिज़ाइन की जाती है ताकि ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकें, ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर लाने के लिए बॉडी में वाटर जो साल्ट कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पानी में आती रहे, ठीक है ना। तो इसमें भी केसेस हैं दो, एक है एक्वेटिक एम्फीबियन का और एक है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का, ठीक है ना। तो अगर जो एक्वेटिक एम्फीबियन होते हैं ना, ये हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा यूरिन जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और एसेंशियल आइंस वगैरह साल्ट्स वगैरह कम होते हैं। हमें पता है कि टॉनिक कहते हैं सल्यूट को, ठीक है ना। तो बेसिकली हाइपो मीन लो एंड टॉनिक मीन सल्यूट। तो लो क्वांटिटी का जिसके अंदर सल्यूट होता है ऐसे यूरिन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर सल्यूट साल्ट्स वगैरह जो होंगे वो कम होंगे तो ऑफ कोर्स ना वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से हाइपोटोनिक यूरिन ऐसा यूरिन होता है जिसके अंदर एक्सेस वाटर होता है और एसेंशियल आयन जो होते हैं वो कंजर्व कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली ना जो स्किन और वाल होती है ना यूरिनरी ब्लैडर की, वो क्या करती है, वो सोडियम क्लोरीन दूसरे आयन को ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करवा देती है, ब्लड के अंदर सिक्रीट करवा देती है। इनको पहले ये कंजर्व करती है साल्ट्स को, ठीक है, उसके बाद जो स्किन और वाल होती है इसको ब्लड के अंदर दोबारा जो है वो ट्रांसफ़र करवा देती है इन साल्ट्स को, जो कंजर्व्ड साल्ट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, हाइपोथैलेमस ब्रेन का, ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है पाइट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पाइट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल भेजता है कि वो रिलीज़ करे एंटी डायूरिटिक हार्मोन ADH, एंटी डायूरिटिक हार्मोन की सिक्रिएशन के लिए। एंटी डायूरिटिक हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ये परमिबिलिटी बढ़ा देता है ब्लैडर वाल की, ठीक है। एंटी डायूरिटिक हार्मोन ने इस यूरिनरी ब्लैडर वाल को क्या कर देना है, मोर परमिएबल, इसने इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देनी है, ठीक है ना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो Na और NaCl और दूसरे जो आइंस है उसको ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन की, तो ये प्रोड्यूस करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड वर्ड से पता चल रहा है कि इसके अंदर साल्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो साल्ट्स, ऐसा यूरिन जिनमें साल्ट ज़्यादा हों और वाटर को कंजर्व कर ले रहे हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं, कम पानी वाले हैबिटेट में रह रहे हैं। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पानी को बचा लेना है और साल्ट्स को जो है वो यूरिन के ज़रिए लॉस कर देना है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से यूरिन और स्किन के ज़रिए साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और वाटर को कंजर्व
कर लिया जाता है, ठीक है ना। और यूरिनरी ब्लैडर दोबारा उस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड स्ट्रीम में। तो यही प्रोसेस होता है। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजने हैं किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एडीएच को, एडीएच ने सिग्नल भेजना यूरिनरी ब्लैडर को कि अपनी वाल्व जो है ये परमिएबल कर लो वाटर के लिए। जब ये अपनी वाल्व वाटर के लिए परमिएबल कर लेता है तो क्या होता है, फिर दोबारा इस परमिएबल यूरिनरी ब्लैडर से वाटर को ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, किसमें अब्जॉर्ब करवा दिया जाता है ब्लड के अंदर, ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके, क्योंकि ये पानी कम पानी वाले इलाकों में रह रही हैं। क्लियर। और जैसे ही जो है वो यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अब्जॉर्ब करवा लेता है ब्लड के अंदर, तो पीछे इसके अंदर क्या बच जाते हैं, मोर साल्ट्स। और मोर साल्ट वाला यूरिन कौन सा होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। क्लियर बात होगी इसकी भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके अंदर बिहेवियर अडाप्टेशन की। कुछ अडाप्टेशन को यहाँ में मैं आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ। तो ये कुछ बेसिक बिहेवियर्स होते हैं एम्फीबियंस के अंदर, ताकि ये अवॉइड कर सकें ड्राइंग आउट होने से या फिर बहुत ज़्यादा वाटर लॉक्ड होने से, ठीक है ना। क्योंकि इनकी स्किन तो परमिएबल है ना वाटर के साथ, तो ये कुछ बेसिक इनके अंदर अडाप्टेशंस होती हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो एक है इनके अंदर नॉकटर्नल एक्टिविटी, ठीक है। नॉकटर्नल का मतलब क्या है कि दिन के टाइम सोना, रेस्ट करना, रात के टाइम एक्टिव रहना, ठीक है ना। तो नॉकटर्नल एम्फीबियंस ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो रात के टाइम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और दिन के टाइम क्या करते हैं, ये रेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे एम्फीबियंस को नॉकटर्नल एम्फीबियन कहा जाता है, ठीक है। नॉकटर्नल वर्ड का मतलब होता है रात को निकलना, ठीक है। क्लियर। तो ये नॉकटर्नल एम्फीबियंस पाए कहाँ पे जाते हैं, ये किसी स्टोन के नीचे होगा, किसी लॉक के अंदर होगा, लीफ जो मल्च होते हैं उनके नीचे होगा, ठीक है, या फिर किसी ब्यूरो वगैरह में, किसी छोटी छोटी जो गुफा बनाई होती हैं इन्होंने मिट्टी के अंदर, या फिर उसके अंदर पत्थरों से मिलकर, ठीक है ना, बनी होती, तो उसके अंदर ये ठंडी गुफाओं के अंदर आपको मिलेंगे नॉकटर्नल एम्फीबियन, ठीक है। तो ये क्यों इस तरह करते हैं, ठीक है ना, रीज़न क्या है इस तरह करने का। तो ये इस तरह इसलिए करते हैं ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, किसी प्रीडेटर से बचा जा सके, और अंदर जो है वो कूल रहा जा सके, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि डे टाइम जो होती है वो हीट ज़्यादा होती है, बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो सकता है, तो जिसकी वजह से रात को जो है कुछ इलाकों में मॉइस्चर लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डे, तो जिसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रात को ही निकलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि ये इनके पास क्योंकि थिक स्किन नहीं होती है, ठीक है ना, तो नाइट के टाइम ये निकलेंगे ताकि बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है ना, जो दिन के इफेक्ट का, ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के इफेक्ट सबसे बचने के लिए इस तरह करती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होता है कि ये कूल रहने के लिए ऐसा करते हैं ताकि जो है इनकी बॉडी जो है वो कूल रह सके, क्योंकि नाइट एयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, ह्यूमिड होती है, जो इनकी स्किन को मॉइस्ट और कूल रखेगी। प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ प्रीडेटर जो होते हैं ना वो नाइट को एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, प्रीडेटर से बचने के लिए, क्योंकि प्रीडेटर जो होते हैं कुछ होते हैं जो नाइट को एक्टिव होते हैं, मोस्टली ये दिन टाइम ही एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दिन टाइम बाहर नहीं निकलते हैं, रात को ही निकलते हैं जब कम प्रीडेटर होंगे इनके, ठीक है ना। क्लियर। अब हम बात करते हैं डाययूर्नल एम्फीबियन की। तो बेसिकली डाययूरिनल एम्फीबियन कौन से होते हैं, जो डे टाइम होते हैं एक्टिव और रात को रेस्ट करते हैं, ऐसे एम्फीबियंस को डाययूरिनल एम्फीबियंस कहा जाता है, ठीक है ना। और डाययूरिनल एम्फीबियन रहते कहाँ पे हैं, ये मॉइस्ट और शेडिड हैबिटेट्स में रहते हैं, काफ़ी जो ठंडी जगह, मॉइस्ट जगह, वहाँ पे इन्होंने रहना होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमिड हैबिटेट होता है, यानी कि रेन फॉरेस्ट रीजन वगैरह जहाँ पे वाटर लॉस होता है वो कम से कम होता है, ये ऐसे एरिया में रहते हैं, ठीक है ना। शेडिड हैबिटेट यानी कि रेन फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें होती ही रहती हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया होते हैं ना, ये इनको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, और मोस्टली इनके प्रीडेटर भी जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है ना। नाइट को ये एक्टिव नहीं होते हैं डाययूरिनल एम्फीबियन के, दैट्स वाई ये नाइट को निकलते हैं ताकि अपने प्रीडेटर से बचा जा सके, ठीक है। क्लियर। और हमें पता है कुछ इलाकों में क्या होगा, रेन फॉरेस्ट वाले इलाके, यहाँ पे रात को क्या होगी, रात को ये बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मौसम इस तरह
हो जाता है। लेकिन दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम मौसम जो होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो एम्फीबियंस ये वार्म टेम्परेचर को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। दिन के टाइम जो है वो डे लाइट को ये प्रेफर करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सकें और अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि क्या होता है हमें पता है कि ये अपनी मेटाबॉलिज्म खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्टोथर्मिक है। एक्टोथर्मिक है तो खुराक की डाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए, इनको हीट चाहिए। तो ये हीट लेते हैं डे टाइम लाइट से, डे लाइट से ये हीट लेते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज किया जा सके और इस मेटाबॉलिज्म को ये यूज़ करते हैं टू डाइजेस्ट देयर फूड। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वार्म टेम्परेचर को, डे लाइट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं कि ये डे टाइम प्री करते हैं, मतलब कि जो इनका खाना है, इनके इंसेक्ट्स हैं इनके ऊपर ये फीड करते हैं, या कुछ एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके ऊपर डायगोनल एम्फीबियन फीड करते हैं, ये एक्टिव ही दिन टाइम होते हैं, जिसकी वजह से दिन टाइम ये अपना आराम से शिकार करके खा पी के रात को फिर ये सो जाते हैं, ठीक है। क्लियर। उसके बाद इनके अंदर वार्निंग कलरेशन की बात है। इनकी स्किन जो होती है ना वो ब्राइट कलर्ड स्किन होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो प्रीडेटर को वार्न कर देती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको डार्क वाली जगह पे छुपना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, अपनी वार्निंग कलरेशन को मैं थोड़ा सा और बता दूं कि आपको मैंने क्या बताया कि ये बहुत ज़्यादा कलर्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से प्रीडेटर तो इनको दूर से ही पहचान लेगा, ठीक है ना। प्रीडेटर इनको फौरी तौर पर पहचान लेगा। तो फिर ये प्रीडेटर से बचते हैं किस तरह, ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, ये अपने टॉक्सिन्स को यूज़ करते हैं और प्रीडेटर को पता है कि ये टॉक्सिक है, इसीलिए वो इनको दूर से देख के भाग जाता है, ठीक है ना। या फिर ये क्या करते हैं, कैमोफ्लेज, यानी कि अगर बहुत ग्रीन कलर के हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, पत्तों में छुप जाएगा, तो अपने कलर के हिसाब से कैमोफ्लेज कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। अब है रिडक्शन इन सरफेस एरिया ऑफ द एम्फीबियंस बॉडी, ठीक है। तो सरफेस एरिया, अगर बॉडी का सरफेस एरिया कम होगा तो कम से कम बॉडी से एवेपोरेशन होगी वाटर की और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा एवेपोरेशन रेट जो होगी बॉडी से, बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ज़्यादा कम सरफेस एरिया तो कम एक्सपोज्ड स्किन, ठीक है ना। कम सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया नहीं एक्सपोज होना होता है ना, तो इन्वायरमेंट को स्किन भी कम एक्सपोज होती है। जब कम स्किन एक्सपोज होगी तो बॉडी से कम ही पानी एवेपोरेट करेगा ना, तो जिसकी वजह से पानी को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर। क्योंकि एम्फीबियन की स्किन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, ठीक है ना। हमने पहले भी बात की थी इनकी स्किन के बारे में, परमिएबल स्किन होती है, तो जिसकी वजह से ये आसानी से पानी को अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और पानी को लॉस भी कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी स्किन को परमीबल स्किन का सरफेस एरिया ही कम, वॉल्यूम ही कम कर दिया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि इसको बचाया जा सके एवेपोरेशन से, इसको कम एक्सपोज किया जा सके, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद वो कहता है कि जो इनके लिम्स होते हैं ना वो टक्कल्ड होते हैं, टक्कल्ड लिम्स होंगे इनके अंदर। अच्छा, टक्कल्ड लिम्स का मतलब क्या है, टक्ड लिम्स, अच्छा टक्ड लिम्स में इसको पढ़ती हूँ। टक्ड लिम्स का मतलब क्या है कि जो इनके एम्फीबियन अपनी लेग और आर्म को बॉडी के करीब पुल कर लेता है, पुल लेग आर्म्स के, लेग और आर्म्स ही है ना इसके लिम्स, क्लोज टू बॉडी, ताकि इन लेग और आर्म को कम से कम इन्वायरमेंट में एक्सपोज करवाया जा सके, ताकि क्योंकि ये भी तो क्या होंगे, इनकी लेग और आर्म के ऊपर भी तो थिन लेयर है ना स्किन की, इनकी लेग और आर्म की स्किन भी परमिएबल है वाटर से, तो जब ये इनको बॉडी के क्लोज कर दिया जाता है तो एवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी और टेल को ना एक टाइट कॉइल के अंदर, इस तरह गोल सी कॉइल के अंदर क्या कर लेते हैं, कर्ल कर लेते हैं, ताकि सरफेस एरिया को कम किया जा सके। सरफेस एरिया जब कम होगा, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी रिड्यूस होगी, तो इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा,
कम होगा, वेपोरेशन जब कम होगी तो वाटर को आसानी से कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि इनके अंदर सरफेस एरिया में क्या रहता है, जो सारे इंडिविजुअल्स होते हैं ना एम्फीबियंस के, एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, ग्रुप्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जब इस तरह ग्रुप्स में आते हैं तो बॉडी जो होती है वो कम एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट की तरफ, आपस में जुड़े जो होते हैं, तो जिसकी वजह से एवेपोरेशन रेट को कम किया जाता है। एवेपोरेशन रेट कम होगी तो ऑब्वियसली वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग की। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर क्या होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव एक कवरिंग होती है, एक हार्ड रीजन होता है, ताकि कुछ एम्फीबियंस की, ताकि इनको पानी के लॉस से बचाया जा सके, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो एम्फीबियन की स्किन जब मैंने पढ़ाई थी, वो मैंने आपको डिटेल डिस्कशन पढ़ाई थी, मैंने बताया था स्किन जो है वो 2 तरह की लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर एपिडर्मस, इनर लेयर डर्मस। तो मैं यहाँ पे एपिडर्मस को ही बताऊंगी कि एपिडर्मस जो इनकी होती है ये कैरेटनाइज्ड होती है, ठीक है ना। मोस्टली जब वाटर लॉस से बचाना हो, ठीक है ना। तो कैरेटनाइज्ड मतलब कैरेटन वाला रीजन जो होता है एक लाइट सा लेयर होता है, ठीक है ना। ट्रिस्ट्रियल एम्फीबियंस की केस में की बात कर रही हूँ मैं। ट्रिस्ट्रियल एम्फीबियन के केस में जो एपिडर्मस के अंदर कैरेटन रीजन होगा, एक लाइट लेयर होती है, ठीक है ना, ये कैरेटन की, जो कि थिन होती है काफ़ी रेप्टाइल्स की लेयर के मुकाबले में, क्योंकि रेप्टाइल्स के अंदर तो बहुत थिक लेयर होती है ना कैरेटन की, तो उनके अंदर काफ़ी थिन लेयर होती है। तो ये इसकी कैरेटन वाली लेयर ने क्या करना है, ये इसको हार्ड कर देना है, इसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा। तो जब हार्ड बॉडी होगी, कैरेटन होगी, ऊपर लेयर एक मौजूद है, तो उसने वाटर लॉस से इसको बचाना है, वाटर लॉस से बचा लिया जाता है। तो मोस्टली ये क्या करते हैं, इस हार्ड रीजन से ना इनकी बॉडी के ऊपर है, इसके जरिए ना क्या करेंगे, ये जो ब्यूरोज वगैरह है इनका मुंह भी क्लोज कर देते हैं, जिसके ज़रिए ब्यूरोज के अंदर से ज़्यादा ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाटर लॉस कम होगा बॉडी से, ठीक है। ये बात होगी प्रोटेक्टिव कवरिंग की। अब नेक्स्ट हम कोकोन फॉर्मेशन की बात करते हैं इनमें। अच्छा, अगर हम कोकोन फॉर्मेशन की बात करें तो कोकोन बेसिकली है क्या, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है ना। एक प्रोटेक्टिव शेल होता है, एक शेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव शेल टाइप स्ट्रक्चर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि मिलके बनी होती है किससे, इनकी जो स्किन शेड करती है, स्किन की लेयर, ठीक है, और म्यूकस दोनों आपस में मिलके, मतलब जो स्किन इनकी बॉडी से उतरती है वो म्यूकस के साथ मिलके क्या बनाती है, कोकोन बनाती है, ठीक है ना। ये स्किन और म्यूकस मिलके इनकी बॉडी को कवर कर लेते हैं, ठीक है, और इस कवरिंग को क्या नाम दिया जाता है, कोकोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इनकी बॉडी को सराउंड करती है, और इस कोकोन का काम क्या है, इसने इनको वाटर लॉस से बचाना है। क्लियर। अच्छा, अब बॉडी को तो कवर किया हुआ है ना इसने, तो अब इसने कहीं से ओपन भी तो होना है ना। तो ये क्या करते हैं, जो कोकोन होता है ना, जब इसने ओपन होना होता है, ये कहाँ से ओपन होता है, इसकी माउथ वाले पोर्शन से ओपन होगा, या फिर जो इसके जो आगे से नोस्ट्रिल वाला पोर्शन है जिसको हम नेयर्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो इनके नेयर से ये ओपन होता है, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है। अच्छा, हमारे केस में वो नोस्ट्रिल है, दो ओपनिंग जो नाक की है, इनके केस में इनको नेयर्स कहा जाता है। तो इस नेयर से ओपन होगा या फिर माउथ वाले पोर्शन से ये कोकोन ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन क्या है, इसने डॉर्मेसी के दौरान ये कोकोन बनाना होता है ताकि हाइड्रेशन से बचा जा सके। अब बेसिकली व्हाट इज डॉर्मेसी कंडीशन। तो डॉर्मेसी कंडीशन क्या होती है कि ऐसा पीरियड जिसमें एनिमल इनएक्टिव हो रहता है, अपनी बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर लेता है, जिसमें मूवमेंट है, इनकी मेटाबॉलिज्म है, फीडिंग है, ठीक है ना, अपनी बॉडी के फंक्शन को ये स्लो डाउन कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली डॉर्मेसी है क्या, डॉर्मेसी एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक एनिमल यानी कि एम्फीबियन जो है अपनी बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर लेता है। बॉडी फंक्शन में आते हैं इनकी मूवमेंट, इनका मेटाबॉलिज्म, इनकी फीडिंग, ताकि हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन को सरवाइव किया जा सके, ठीक है। क्लियर। तो ये इससे एक्सट्रीम इस हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए क्या करता है, डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट केस में जो है वो कौन सी कंडीशन को सरवाइव किया जा सकता है, ड्राई वेदर, जब बिल्कुल भी पानी नहीं है तो भी एम्फीबियंस डॉर्मेंट हो जाते हैं, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को एक्सट्रीमली स्लो डाउन कर लेते हैं। दूसरा है कोल्ड वेदर, जब बहुत ज़्यादा सर्दी है तब भी ये क्या होते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, कोकोन ले आते हैं अपने ऊपर और अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को जो है वो स्लो डाउन कर लेते हैं। इनमें मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, फीडिंग वगैरह आ जाता है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके, ताकि सर्दी से बचा जा सके, ठीक है। क्लियर। तो ये कौन कौन से फ्रॉग करते
होते हैं अफ्रीकन बुल फ्रॉग, स्पेड फुट टॉड, ऑस्ट्रेलियन वाटर होल्डिंग टॉड वगैरह ये डोरमेसी करती हैं। तो जो ये डोरमेसी होती है कोकोन फॉर्मेशन से, ये क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है वाटर लॉस को 20 से 50% तक वाटर लॉस को ये रिड्यूस करवा देती है। ठीक है, लगी समझ। अच्छा, सेकंड लास्ट अडेप्टेशन है हमारे पास रीहाइड्रेशन। ठीक है, तो रीहाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब इनकी बॉडी जो होती है ना वो दोबारा क्या करती है, वो रीहाइड्रेट होती है, दोबारा पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन जब ये इनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करता है, ये इनकी बॉडी वाटर को ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है मॉइस्ट सर्विसेज से। ठीक है ना, ताकि क्या हो, ताकि वाटर के लॉस को कम से कम किया जा सके, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर जो है वो लाया जा सके, क्योंकि इनकी स्किन जो होती है ये परमिएबल होती है ना वाटर से। ठीक है ना, तो इसकी वजह से जहाँ किसी मॉइस्ट सरफेस पे बैठते हैं और इनकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा उस मॉइस्ट सरफेस से वाटर को ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब बेसिकली है क्या, ठीक है ना, रीहाइड्रेशन तो यहाँ पे करवा दी जाती है। तो बेसिकली है क्या कि जो इनकी बॉडी जो है जो रीहाइड्रेशन क्या करती है, ये परमिबिलिटी के जरिए करवाई जाती है। इनकी बॉडी के अंदर वेस्कुलराइजेशन बहुत होती है, मतलब वेस्कुलराइजेशन मतलब के वेसल्स कैपिलरीज वगैरह का गुच्छा जो होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है पूरी बॉडी में। ठीक है, जिसके ज़रिए पानी को ऑब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है ना, कैपिलरीज के अंदर आएगा ना पानी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एपिडर्मल लेयरिंग। एपिडर्मस की जो लेयर होती है ना वो स्किन की, वो काफ़ी ज़्यादा थिन होगी। तो इस थिन एपिडर्मस लेयर की वजह से जो ये प्रोसेस है रीहाइड्रेशन का, ये प्रमोट होता है, क्योंकि थिन एपिडर्मल लेयर है, तो जहाँ ये मॉइस्ट सरफेस पे बैठेंगे तो ये एपिडर्मस वहाँ से पानी को ऑब्जॉर्ब करेगी। वो पानी वो इस एपिडर्मस के जरिए आएगा बॉडी में। बॉडी में क्या है, वेस्कुलराइजेशन, वेसल्स है। ठीक है, कौन सी वेसल्स है, कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर क्या मौजूद है, ब्लड मौजूद है। तो इस ब्लड के अंदर क्या होना है, अब्जॉर्प्शन होनी है इसकी, जो हमारे पास वाटर है, तो वाटर को इस कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। जब वाटर अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है तो वाटर का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वाटर जो है वो का लेवल बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है, डिहाइड्रेशन को एस्केप कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह रीहाइड्रेशन के प्रोसेस से डिहाइड्रेशन को एस्केप किया जाता है। उसके अलावा ना क्या होता है कि इसमें एक प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है इनमें फ्रॉग के केस में, वो है पेल्विक पैच। पेल्विक पैच एक ऐसा गुच्छा होता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स का काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्रीगेशन होती है। ये थिन होता है, थिन हाईली वेस्कुलराइज, मतलब कि थिन ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वगैरह आपस में बहुत ज़्यादा इकट्ठे होके ना थिक थाइज जो होती हैं ना उसके करीब एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। थाइज के करीब क्या होगा, ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा मौजूद होगा। ठीक है ना, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करवाना है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है, पैसिवली जो है वो वाटर अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है स्किन थिन लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, क्योंकि बाहर अंदर पानी कम है तो पैसिवली पानी जो है वो अंदर आना शुरू कर देता है। तो इस प्रोसेस को जो हार्मोन इनके अंदर रेगुलेट करता है वो है वेजोटोसिन। वेजोटोसिन रेगुलेट, ये वेजोटोसिन हार्मोन जो होता है ना, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो ह्यूमन के अंदर है उसी के जो सिमिलर होता है। ठीक है, और ये वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर वाटर स्टोरेज की। ये टेम्पोरेरीली वाटर को स्टोर कर सकते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर और लिम्फ सैक के अंदर। अच्छा, लिम्फ सैक क्या है, ये एक थिन वॉल्ड स्पेस है जो कि स्किन के नीचे पाई जाती है एम्फीबियन के। ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या मौजूद होता है, एक क्लियर फ्लूइड होता है जो इनकी सर्कुलेशन और इम्यूनिटी करवाता है। ठीक है, क्या है, एक सैक है जिसके अंदर क्या मौजूद है, क्लियर फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड होता है, फ्लूइड दैट इन्वॉल्व इन देयर सर्कुलेशन प्लस इम्यूनिटी, मतलब जिस तरह हमारा ब्लड होता है ना। ठीक है ना, तो सर्कुलेशन और इम्यूनिटी ये करवाता है। तो ये लिम्फ इसके अंदर मौजूद है। तो इस लिम्फ सैक के अंदर जहाँ पे लिम्फ मौजूद है उसमें वाटर भी कंजर्व करवाया जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर। और इसने क्या करना है, इसने वेस्ट वगैरह को रिमूव करवाना है इस लिम्फ ने, और बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने हैं इम्यून सेल फॉर इम्यूनिटी पर्पस। ठीक है,
In case of dry condition, this urinary bladder and lymph sac can store water up to 35% of their body weight. मतलब कि अपनी बॉडी वेट के 35% तक के वाटर को स्टोर कर सकता है लिम्फ सैक और जो है यूरिनरी ब्लैडर ड्राई कंडीशन में। ठीक है, क्लियर लगी समझ? स्टोरेज ऑफ वाटर की भी समझ लगी होगी। तो आई होप सो कि आपको जो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन एम्फीबियंस की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।